गुलशन कुमार वो लेजेंड है जिनकी वजह से आज भारत के कोने कोने में लोग म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। क्या हम में से किसी ने सोचा था कि सड़क के किनारे एक जूस बेचने वाला लड़का इंडिया की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर देगा। 205 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आज टी सीरीज इंडिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। 2010 वो साल था जब टी सीरीज ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया था और देखो आज कहानी कहां तक पहुंच गई है। टी सीरीज की शुरुआत एक बहुत छोटे से कैसेट शॉप से हुई थी। जिस वक्त इंडिया में म्यूजिक इंडिया लिमिटेड और पॉलीडोर ये दोनों कंपनीज ने अपनी मोनोपोली बना रखी थी। तो सवाल ये कि टी सीरीज ने ऐसा क्या किया कि वो आज मार्केट को डोमिनेट कर पाए और ये दो कंपनीज का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है 1947 में जब गुलशन कुमार अपनी पूरी फैमिली को लेकर वेस्ट पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हुए। फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर उस पर फ्रूट बेचते थे और रात में उसी चादर पर पूरी फैमिली सोती थी। गुलशन कुमार मेहनती थे और कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने एक फ्रूट जूस की छोटी सी शॉप खोली। कुछ साल फ्रूट जूस की शॉप चलाने के बाद गुलशन कुमार म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना हाथ डालते। 1970 तक इंडिया में म्यूजिक वॉज अ लग्जरी। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कैसे अमीर लोग बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रखते थे और उन्हें ग्रामोफोन्स के अंदर लगाकर आराम से म्यूजिक एंजॉय करते थे। वो चीज एक्चुअली सच होती थी। उस वक्त म्यूजिक इतना महंगा था कि आम आदमी कभी यूज और अफोर्ड कर ही नहीं पाता था। इंडिया में उस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी। इनफैक्ट म्यूजिक कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं, लेकिन टी सीरीज एक ऐसी पहली कंपनी बनी जो इंडिया में घर घर तक म्यूजिक पहुंचाया। सवाल ये है कि टी सीरीज ने आखिर ये सारी चीजें करी तो करी कैसे। 1978 भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था। उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई कुछ अनाउंसमेंट करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि भारत की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें काफी सारे चेंजेस करे जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि भारत के अंदर इंपोर्ट गुड्स की संख्या बढ़ने लगती है। उस वक्त इंडिया में नए नए कैसेट्स फॉरेन से इंपोर्ट होकर आने लगते हैं और गुलशन कुमार को इसी चीज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती। जब लोगों को मालूम पड़ा कि अब उन्हें म्यूजिक सुनने के लिए महंगे महंगे ग्रामोफोन्स की जरूरत नहीं है, वो लोग इजीली कैसेट प्लेयर में कैसेट डालकर म्यूजिक सुन सकते हैं। ये जानकर लोगों ने बिना किसी देरी के कैसेट प्लेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मिसिंग ब्लेड। एक सिंपल वर्ड, लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसेट प्लेयर एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लेजर ब्लेड मॉडल के ऊपर ऑपरेट करता था, जिससे लोगों को पहले रेजर तो बेच दो और उसके बाद वो रेजर खरीदने के लिए वो लोग वापस आते ही रहेंगे। इससे लोगों ने कैसेट प्लेयर तो खरीद लिया, लेकिन अब वो कैसेट कहां से लाए, क्योंकि उस वक्त मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। वो प्रॉब्लम थी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। उस वक्त लोगों को जो कैसेट चाहिए होती थी वो उस वक्त अवेलेबल होती ही नहीं थी। जब अवेलेबल होती थी वो इतनी कम जगहों पर होती थी और ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक ही चली जाती थी। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, लोगों को एक कैसेट खरीदने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। गुलशन कुमार ने इस मार्केट गैप को बहुत ही स्मार्टली फिल किया। वो सारे फेमस आर्टिस्ट की कैसेट लाते थे और उनको डुप्लीकेट करते थे और बहुत ही स्पीड से मार्केट में बेचते थे। 1970s के अंदर एक कैसेट को खरीदने का कॉस्ट 7 रुपए आता था और वही कैसेट मार्केट में 20 से 25 रुपए में बिकती थी। प्रॉफिट तो दबा कर आने लगा था, लेकिन नेचर का रूल है ना कि अच्छे दिन या बुरे दिन कभी टिकते नहीं है। और अचानक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। म्यूजिक इंडिया लिमिटेड और प्लेयरडोर ये दोनों ऐसी कंपनीज थी एलपी रिकॉर्ड्स बेचती थी, यानी कि वो बड़े रिकॉर्ड्स। अब इन लोगों ने कैसेट मार्केट के अंदर एंट्री लेने का फैसला ले लिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों कंपनीज के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज था जिसे गुलशन कुमार की दुकान हमेशा के लिए बंद कर सकता था। वो एडवांटेज था एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्योंकि ये दोनों कंपनीज मार्केट के अंदर बहुत सालों से बिजनेस कर रहे थे। इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स इन दोनों कंपनी के साथ लॉयल थे। अब जब कोई कैसेट आगे बेचेगा ही नहीं तो गुलशन कुमार आखिर बिजनेस करेगा क्या? क्या आपको पता है गुलशन कुमार ने इस चीज को इतनी स्मार्ट तरीके से हैंडल किया कि अगले 5 सालों के अंदर शायद ही ऐसा कोई रिटेलर था जो गुलशन कुमार के साथ काम नहीं करना चाहता। अब सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि सालों से खड़ी हुई इन कंपनीज की नींव ही हिला। मार्केट के अंदर पहली बार गुलशन कुमार ने एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस किया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था और आज बड़ी से बड़ी कंपनीज गुलशन कुमार की बनाई गई मॉडल को फॉलो करती है और वो मॉडल था जीरो लायबिलिटी मॉडल। जब भी कोई कैसेट मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक पहुंचती थी तो ज्यादातर ट्रांसपोर्ट में वो कैसेट खराब हो जाती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि जो कैसेट है उसकी पैकेजिंग डैमेज हो जाती थी और कई बार तो ऐसा होता था कि कस्टमर उस कैसेट को खरीदने के बाद उसे वापस लौटा देता। ऐसे सिनेरियो के अंदर रिटेलर को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। गुलशन कुमार ने इन सभी रिटेलर के लिए एक स्कीम निकाली
कि मान लो कि प्रोडक्ट डैमेज हुआ या फिर उनकी पैकेजिंग डैमेज हुई या कस्टमर ने कैसेट वापस पहुंचा दी या फिर आपकी कैसेट नहीं बिकी, तो इन सारी कंडीशन के अंदर आप हमें कैसेट वापस भिजवा सकते हो और आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। यानी रिटेलर की अब कोई लायबिलिटी थी ही नहीं। यानी कि जो रिटेलर गुलशन कुमार को भाव नहीं देते थे वो भी उनके साथ बिजनेस करना चाहते थे। अब देखते ही देखते हर एक बंदा उनके साथ बिजनेस करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब लायबिलिटी जीरो रह गई थी और प्रॉफिट की कोई लिमिट ही नहीं थी। जो म्यूजिक कैसेट एक टाइम पर से म्यूजिक शॉप पर बिका करते थे, जीरो लायबिलिटी के आते ही बस, ट्रेन, पान शॉप, इनफैक्ट ग्रोसरी के अंदर म्यूजिक कैसेट बिकने लग गई। म्यूजिक देश के कोने कोने में पहुंचने लगा। हर बंदा इस गुलशन कुमार की सक्सेस का छोटा सा टुकड़ा अपने नाम करवाना चाहता था और सही में जिन लोगों की किस्मत अच्छी थी उन लोगों ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया और बहुत तगड़ा पैसा कमाया। सब कुछ टी सीरीज के लिए बहुत ही कुछ ज्यादा अच्छा चल रहा था। सब लोग पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हुआ जिसका डर था। वो चीज थी बिहेवियरल शिफ्ट। लोग कैसेट रिकॉर्ड को छोड़कर फेमस आर्टिस्ट के गाने सुनना ज्यादा पसंद करने लगे थे। धीरे धीरे टैप रिकॉर्डर की जगह वॉकमैन और ऑडियो प्लेयर्स ने ले ली और टी सीरीज को अपना धंधा बर्बाद होता नजर आने लगा। फिर गुलशन कुमार ने कुछ ऐसी चीज करी जिससे आज सोनू निगम, नेहा कक्कर, AR रहमान जैसे स्टार्स पैदा हो गए। वो चीज थी लूप होल एक्सप्लॉइटेशन। इन अर्ली 90s लता मंगेशकर एंड आशा भोसले, ये दोनों बहुत ही ज्यादा बड़े स्टार्स थे। टी सीरीज के पास उस वक्त इतना पैसा ही नहीं था कि इन स्टार्स को अफोर्ड कर पाए, लेकिन उसी वक्त गुलशन कुमार को म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा लूप होल मिल गया। वो लूप होल था 3 इयर्स कवर। अगर कोई फेमस गाना था तो उस गाने को रिलीज के 3 साल बाद आप एक डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा में एक डिफरेंट सिंगर के साथ गाना गवाकर एक नया सॉन्ग बना सकते हो। उसे कवर सॉन्ग कहा जाता है। ये जो कवर सॉन्ग होते हैं ना, उस पर कोई भी कॉपीराइट नहीं लगता। टी सीरीज ने जितने भी कवर सॉन्ग्स निकाले उसमें से ज्यादा कवर सॉन्ग्स हिट हो गए क्योंकि इनके कैसेट बड़े सिंगर्स के कैसेट के कंपेयर में बहुत सस्ती आती थी और ये गाने ऐसे होते थे कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग तक हर एक बंदा उसे एंजॉय करता था। लेकिन वक्त है और वक्त सबका बदलता है। टी सीरीज को ये जल्दी रियलाइज हो गया था कि कवर सॉन्ग्स के बिजनेस को वो ज्यादा लंबा टाइम तक खींच नहीं पाएंगे क्योंकि उस वक्त इन कवर सॉन्ग्स को बनाने के लिए कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती थी और इनका जो स्कोप था ना वो भी बहुत लिमिटेड हो गया था। लेकिन क्या आपको पता है, टी सीरीज ने एक ऐसा डोमेन के अंदर हाथ डाला जो हम यंग जनरेशन को मालूम ही नहीं है। वो डोमेन था डिवोशनल म्यूजिक। इंडिया में डिवोशनल म्यूजिक की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन मार्केट में सप्लाई करने के लिए कोई था ही नहीं। उस वक्त टी सीरीज ने बहुत सारे रिलीजियस प्लेस की वीडियो रिकॉर्डिंग कवर की और उनके साथ भजन डालकर मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। ये करते हुए टी सीरीज ने एक ऐसी मार्केट को टैप किया जिसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी डेप्थ और अनप्रॉफिटेबल समझती आ रही थी। आई नो, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब चैनल का राज क्या है? सिर्फ 11 साल के अंदर अंदर दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल कैसे बना दिया? तो इसका रीजन है इनोवेटिव एक्सपांशन। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है जिसको बिजनेस और मार्केटिंग टर्म्स के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। रिकॉर्ड्स, कैसेट, इवन आईपैड्स, ये सारी की सारी चीजें मार्केट में छा रखी थी, लेकिन अगर आप आज देखो तो ये सारी चीजें आज की डेट में डेड है। 19 साल के भूषण कुमार ने जब टी सीरीज को संभालना शुरू किया तो एक बात समझ में आ गई कि अभी नहीं बदला तो वक्त हमें बदल देगा। और देखते ही देखते भूषण कुमार ने एक कैसेट बेचने वाली कंपनी को म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज टी सीरीज म्यूजिक वीडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, रेडियो एंड टीवी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेज शो रॉयल्टी से सालाना 300 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो उनके कॉम्पिटिटर सारेगामा का दुगना है। लेकिन सवाल यह है कि सेम बिजनेस में होकर अपने कॉम्पिटिटर से टी सीरीज इतना आगे कैसा चल रहा है? तो इसका जवाब छुपा है टी सीरीज के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। आपने कभी सोचा है कि टोनी कक्कर, धीमे धीमे और शोना शोना के गाने के ऊपर टी सीरीज आखिर पैसे क्यों लगाता था? आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि क्योंकि ये नेहा कक्कर का भाई है। वेल, ऐसा नहीं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टी सीरीज किसी भी गाने को प्रोड्यूस करने से पहले 4 चीजें करता है। नंबर 1, हम लेवलिंग, यानी कि जो गाना है वो हमेबल है या नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, लोग उस गाने को गुनगुनाना पसंद करेंगे भी या नहीं। नंबर 2, मेलोडी डिजाइन, ये जो गाना है क्या वो किसी तरीके से मेलोडी क्रिएट करता है? क्या वो गाना मेलोडीज है? क्योंकि अगर वो मेलोडीज नहीं होगा तो लोग उसे ज्यादा सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। नंबर 3, फ्लेवर बिल्डअप। टी सीरीज ये कोशिश करता है कि उनके प्रोड्यूस किए हुए सारे गाने को एक स्वीट सॉफ्ट कॉम्बो बनाए ताकि बच्चों से लेकर बूढ़े लोग उस गाने को एंजॉय कर सके। एंड नंबर 4, फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। टी सीरीज की एक टीम है जो मार्केट में जाकर एनालाइज करती है कि उस वक्त मार्केट में किस तरीके के गाने चल रहे हैं, उन गानों की ट्यून कैसी होती है, उन गानों के लिए जो लिरिक्स है वो किस तरीके के होने चाहिए जिसे लोग बार बार सुनना पसंद करें।
ये सब कुछ हो जाने के बाद टी सीरीज उनके साइन आर्टिस्ट से वो गाना प्रोड्यूस करवा दिए, क्योंकि सारे गाने मार्केट रिसर्च के बाद क्रिएट किए जाते, इसलिए टी सीरीज के बनाए हुए ज्यादातर गाने हिट होते, और चाहे वो गाने कैसे भी हो। तो आज की टी सीरीज की केस स्टडी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करना।